Zeta Traders. Financial statements of Zeta Traders for the year ended 30 June 19 is under preparation. Following information has been gathered in this respect. 30 जून की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं और ट्रेड रिसीवेबल्स एज एट 30 जून गिवन है, यानी क्लोजिंग गिवन है. अनएडजस्टेड का अभी तक मुझे नहीं पता, वो तो अगली इट वॉज नोटेड पढ़ के पता लगेगा. ओहो अच्छा ये गलत है, वरना अभी तक तो सिर्फ क्या है, क्लोजिंग बैलेंसेस है. ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस. तो क्लोजिंग डेटर्स हैं और उनमें से ये ग्रॉस है, ये ग्रॉस. ठीक है ना. इनमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नेट लेस करें तो नेट डेटर्स आ रहे हैं 2100. ये उन्होंने कहा कि ये हमारी डेटर्स हमारी तरफ से और प्रोविजन क्लोजिंग है. ये उन्होंने कैलकुलेट करके सारा कुछ करके रखा हुआ था कि ऑडिटर आया होगा और उसने ये चीज़ें नोट कर ली. ठीक है, अब कहानी आगे शुरू होती. कहता है इट वॉज नोटेड दैट एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 250 विच वॉज रिटर्न ऑफ प्रीवियसली वॉज सेटल्ड, अमाउंट वॉज क्रेडिटेड. गलती है, बोलो गलती है. अच्छा, अब इसका मतलब यह है कि ट्रेड रिसीवेबल्स जो ऊपर नजर आ रहे हैं वो हिल गए. क्यों? क्योंकि एक चीज डेटर में क्रेडिट हो गई जो नहीं होनी चाहिए, तो सही करने के लिए इसको डेबिट करना पड़ेगा ना. फिर अगर डेटर्स हिल जाने हैं तो ये प्रोविजन भी हिल जानी है. इसका मतलब ये डेटर्स भी अब हमारे अनएडजस्टेड है और ये प्रोविजन भी अनएडजस्टेड. ठीक है, समझे हो. तो फिर हम क्या कर लें जी, हम यहाँ पर स्टार्ट में बना लेते हैं. डेटर्स और प्रोविजन का लेजर बनाते हैं अनएडजस्टेड. अनएडजस्टेड डेटर्स और अनएडजस्टेड प्रोविजन. ठीक है, गलतियां सही करेंगे और फिर प्रोविजन दोबारा कैलकुलेट कर लेंगे, वहाँ से असर निकल आएगा. तो एडजस्टेड डेटर्स के अकाउंट में अनएडजस्टेड डेटर्स को ले आओ, एडजस्टमेंट्स करके कि ये बैलेंस डेबिट नेचर का होता है, तो फिर इसको दोबारा रीओपन डेबिट साइड पर ही करना है. 2500 में कर रहा हूँ. ठीक है, और एडजस्टेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसमें अनएडजस्टेड कैरी डाउन इसको लिख लो 400. ठीक हो गया जी. अब गलतियां सही करेंगे. पहले डेटर्स में डेटर्स सही हो जाएंगे, जो क्लोजिंग सही वाले डेटर्स होंगे उन पे प्रोविजन निकालेंगे, उसको प्रोविजन का क्लोजिंग बना लेंगे. अगर ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते हुए वो बढ़ गई तो बढ़ा लेंगे, कम हो गई तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी. उन्होंने पहले जो किया हुआ है उसकी कमी बेशी खुद ब खुद. तो ये ज़्यादा अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअली ये सही रखता है. जो पिछला सवाल था उसमें मजबूरी थी हमारी कि हमारे आसान वही है, समझ आ जाए ना तो आसान तरीका वही है, इसमें तो बहुत सारा काम करना पड़ता है, लेकिन बहरहाल कॉन्सेप्ट तो यहीं से ही पूरा होता है. तो ये अनएडजस्टेड वाली बात समझ आ गई. क्लोजिंग है, ओपनिंग नहीं है. ओपनिंग डेटर दौरान साल कितनी सेल्स हुई, कितना कैश आया, कितने बैड डेट हुए, और क्लोजिंग ये नहीं निकालना हमने. क्लोजिंग उन्होंने निकाला हुआ था, कुछ गलतियां हो गई. प्रोविजन उन्होंने निकाल ली थी, रेट लगाकर एक्सपेंस ले गए थे, ये क्लोजिंग्स गिवन है ना. अब उनमें कुछ गलतियां हो गई हैं तो गलतियां सही करनी है. शुरू करें जी, अपनी जो रूटीन वाली कार्रवाई है वो शुरू करते हैं जी. रूटीन कार्रवाई क्या है जी? ओरिजिनल, रॉन्ग और रेक्टिफाई. आपको मैंने बता दिया था, सिखा दिया था कि आपने पर्चे के अंदर पहले रेक्टिफाइंग एंट्री का सफ़ा दे देना है अगर उन्हें रेक्टिफिकेशन की एंट्री मांगी, और अगले पे ओरिजिनल और रॉन्ग. ठीक है. अच्छा जी. एन ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 250 विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, यानी कि इसकी हमने प्रीवियसली एंट्री कर दी थी. बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस डेबिट डेटर्स क्रेडिट. ठीक है जी. वो आया और सेटल कर गया ड्यूरिंग द ईयर एट 20% डिस्काउंट. उसने कहा जी मेरे पास तो 250 का 80% कितना बनता है? 250 का 80% कैलकुलेटर निकाले 200. वो आया हमारे पास, कहने लगा देखो मेरे हालात बड़े ख़राब हो गए थे तो मैं चला गया था, मेरी नीयत पे शक ना करो, मैं चला गया था, अब मैं आया हूँ, लेकिन मेरे पास ना 200 ही है. वो 250 वाले जो थे आपका देना 250 था, पर मेरे पास ये 200 ही बन पाया. मैं अपना सब कुछ बेच के आ गया कि यार कर्ज तो शहीद को माफ़ नहीं है, मेरे पास यही बना है. अगर आप मुझे ये लेकर ही मुझे माफ़ कर दें, मेरी आखरत का हक माफ़ कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी. तो हमने माफ़ कर दिया ना, लिखा हुआ है वॉज सेटल्ड ड्यूरिंग द ईयर
एट 20% डिस्काउंट। यानी कि जब ये पैसे आए हैं तो ये पैसे कैश डेबिट जो हुआ है, ये कैश 250 से डेबिट नहीं हुआ बल्कि 250 के 80% यानी 200 से डेबिट हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं ये ओरिजिनल एंट्री बना रहा हूँ। ठीक है, ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट, होनी 200 से चाहिए थी, 250 से नहीं। ये बात समझे हो? घर पे कितने बच्चों ने ये वाला सवाल ट्राई किया है? बहुत कम बच्चे पढ़ रहे हैं, पास होने वाले बहुत कम बच्चे हैं। अगर आप लोगों ने खुद से नहीं पढ़ना है बेटा तो यकीन कर लें आपको कोई दुनिया की ताकत पास नहीं करा सकती। फिर आपने अगली बार बैठे होना है, फिर आपने कहना है नहीं इंट्रो प्लस R1 थी ना, या आपने कहना है नहीं आई कैप तो पास ही नहीं करता। तो बातें तो बहुत सारी करने वाली हैं। ये देखें आपका एटीट्यूड कैसा चल रहा है, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आप। क्या करते रहे संडे पे? अच्छा, और सब्जेक्ट की पेडेंसीज कवर करते रहे और इसकी पेडेंसीज कर दी। ठीक है, अच्छा चलें ओरिजिनल एंट्री बताएं जी। होना चाहिए था कैश डेबिट और बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट 200 से। ठीक है जी, लेकिन गलती से रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, गलती से द अमाउंट रिसीव्ड वॉज क्रेडिटेड टू, वही जो करते हैं अक्सर भाई साहब, गलती कर गए। कैश डेबिट करके डेटर्स को दोबारा, आप देखो डेटर्स तो पहले भी क्रेडिट हुए थे, डेटर्स को दोबारा क्रेडिट कर गए। जी बेटा, बेटा 50 का सेल्स डेबिट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सेल्स डिस्काउंट नहीं है। हमने 250 रुपये का एक एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया था पिछले साल, कुल हुआ पढ़ दी थी इसमें। अब उसमें से 200 आ गया बस, ठीक है, तो वो 200 इनकम बनाओ। बात समझो आप, ये कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं है, ये तो हमने राइट ऑफ कर दिया था। इस पे फातिहा पढ़ ली थी, 250 पे फातिहा पढ़ी थी, उसने आगे कहा 200 ही है भाई, तो फिर 250 का एक्सपेंस था, जो रिकवर हो गए वो इनकम बना लो, 50 एक्सपेंस ही रहेगा। ठीक है, ये डिस्काउंट के लफ्ज नहीं, यहीं पर तो उसने गोली कराई थी आपको, यही तो वो गोली थी जिसमें आप आ गए। ठीक है, तो रेक्टिफाइंग एंट्री कर लेते हैं जी। रेक्टिफाइंग एंट्री है कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, कर लीजिए। कितने से जी? 200 से। और डेटर गलत क्रेडिट हो गया है, सही करने के लिए डेबिट कर लें। अब जैसे ही डेटर हिट हो गया आपको पता लग गया वो एडजस्टेड डेटर्स में इस 200 ने जाना है और फिर जाहिर है प्रोविजन ने भी हिल जाना है। ठीक है, सही है। तो ये तो एक रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई, लेकिन अभी चल रहा है काम, ये तो अभी एक काम हुआ। बहुत सारे काम निकले हैं डेटर्स में से, बहुत सारे। उसने बेसिकली इस सवाल के अंदर बैड एंड डाउटफुल डेट का टॉपिक उसने चेक किया था बच्चों का। चलें जी, सेकंड बुलेट पढ़ें। फर्स्ट बुलेट क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? नेक्स्ट, परचेज रिटर्न, फटाफट इसकी एंट्री सोच लें दिमाग में। परचेज रिटर्न की एंट्री होती क्या है? परचेज रिटर्न क्रेडिट और देखो परचेज रिटर्न को डायरेक्ट कभी ना सोचा करो, परचेज को सोच लिया करो। परचेज के बढ़ने पे परचेज डेबिट होती हैं, ठीक है ना, तो परचेज रिटर्न के बढ़ने पे उनको क्रेडिट ही करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होती हैं, क्रेडिटर। अच्छा, ये एंट्री होनी थी, क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट वॉज मिस्टेकनली डेबिटेड टू, यानी ओरिजिनल एंट्री होना चाहिए थी क्रेडिटर डेबिट पाकिस्तान रेलवे। चलो, परचेज रिटर्न्स क्रेडिट कितने से जी? 500 से। ठीक है, अच्छा जी, अब गलती से क्या कर गए वो, वॉज मिस्टेकनली डेबिटेड टू, ओए होए होए होए, डेटर्स को डेबिट कर दिया, डेटर्स को हिट करा दिया उन्होंने, गलती डेटर्स में करा दिया उन्होंने, प्रोविजन जो चल रही है जी। तो डेटर्स डेबिट कर दिए, जिस बारे में खामोश है उसको सही एज्यूम करना है हमेशा। ठीक है जी, 500। अब सही करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिटर गलत डेबिट हो गया, सही करने के लिए क्रेडिट करो इसको। हाँ,
अच्छा सॉरी, क्रेडिटर डेबिट होना था, नहीं हुआ, तो कर लें डेबिट 500 से। परचेज रिटर्न क्रेडिट होनी थी, हो गई, कुछ ना करें। डेटर गलत डेबिट हो गए हैं, सही करने के लिए तो डेटर्स हमारे लिए रेलेवेंट हैं। डेटर्स हिट हो गए हैं तो प्रोविजन पे असर पड़ जाएगा। ठीक है जी, कॉन्ट्रा एंट्री बन गई है भाई कह रहे, इत्तेफाक से बन गई है। अच्छा जी छोड़ें छोड़ें भाई की बात तो छोड़ें, आपको एक बुलेट रह गया है जी, ये बुलेट भी पढ़ लें। जी, राणा एंड सन्स हैविंग अ बैलेंस ऑफ 80 ड्यू फॉर मोर देन 1 ईयर was declared दिवालिया एंड इट्स बैलेंस नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ करना है। अच्छा जी, यानी एंट्री क्या बनती है, बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट डेटर प्रोविजन डायरेक्ट लिख दूं, लेजर नहीं ना बनाएंगे बैड डेट का, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट डेबिट कर दें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए, बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री हमने डायरेक्ट यहाँ पे की है, ठीक है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट करना है 80 से, और यानी बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट करना है 80 से, और डेटर्स को क्रेडिट करना है, नीड्स टू बी रिटर्न 80 है, 80 है। मेरा तो नस्थीजिया लै गया, मैंने लग रहा है ताड़ा हाले नहीं लगता, सो के आए हैं ना, सो के सारी तवार पढ़ा तो है नहीं जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट डेटर क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं कुछ भी, क्योंकि नीड टू बी रिटर्न ऑफ अभी राइट ऑफ नहीं किया, तो ये तो सबसे आसान एंट्री है, कर लें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और डेटर्स, आपको मुश्किल लग रहा है तो आप ऐसे ही बोल लें, बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट डेटर्स क्रेडिट, ठीक है जी। अब बस एक काम रह गया, क्योंकि प्रोविजन के खाते हैं बड़े बड़े, और अगले पॉइंट में उन्होंने बताया प्रोविजन के साथ क्या करना है, लेकिन जो करना है उससे पहले ज़रा डेटर्स को सही कर लें। रेक्टिफाइंग एंट्री देखते हैं जी। रेक्टिफाइंग एंट्री में डेटर्स 200 से डेबिट हो रहे हैं, डेटर्स 500 से क्रेडिट हो रहे हैं, डेटर 80 से क्रेडिट हो रहे हैं, ये एडजस्टमेंट डेटर्स में पड़ रही हैं। बैड डेट रिकवरी इनकम, ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, बैलेंस शीट का नहीं है। क्रेडिटर्स मेरे सवाल के लिए रेलेवेंट नहीं है इस वक्त, ठीक है। और प्रोविजन ये भी मेरे लिए रेलेवेंट है, प्रोविजन 80 से डेबिट हो रहा है। तो ये सिर्फ एडजस्टमेंट्स हैं, इनको ज़रा कर लेते हैं पहले। सबसे पहले जी डेटर्स को क्रेडिट कर दें आप, सॉरी डेबिट कर दें, है अभी नशा जी। बैड डेट रिकवरी इनकम लिख लें या एडजस्टमेंट लिख दें, कुछ भी कर दें, कोई मसला नहीं। बैड डेट रिकवरी इनकम, ठीक है। 200 बस डेबिट साइड पे लिखना है, आपकी अपनी वर्किंग है, जो मर्जी कर लें। ये वर्किंग 1 है मेरी, ये वर्किंग 2 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी डेटर 500 से क्रेडिट हो रहा है, एडजस्टमेंट 1 लिख दें, चाहे क्रेडिटर लिख लें, आपकी मर्जी है। भाई समझ आ रहा है ना सबको, कहीं पे ये ना हो समझ ना आ रहा हो, बता देना, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविजन डेबिट हो रही है 80 से, और डेटर्स क्रेडिट हो रहे हैं 80 से, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लेकिन आपकी तसल्ली क्योंकि नहीं हो रही इसलिए मैंने बैड डेट लिख दिया, रिटर्न ऑफ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया बैड डेट रिटर्न ऑफ, हालांकि आ उधर रहा है डेटर्स, बल्कि यहाँ प्रोविजन नहीं लिखते, यहाँ बैड डेट रिटर्न ऑफ, आपको तसल्ली रहे कि ये वाली इनकन्सिस्टेंसी मैं आने दिया करूँगा, ठीक है, ओके। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि बैड डेट राइट ऑफ डेबिट हुआ होगा और फिर उसको क्रेडिट करके प्रोविजन डेबिट किया है, बस ऐसे ही, ठीक है। लें जी, रेक्टिफिकेशन हो गई, बोलें एडजस्टेड कैरी डाउन बताएं फिर। 2-1, लो जी हो गए डेटर्स सही,
प्रोविजन एडजस्टेड कैरी डाउन प्रोविजन का बता दें। एडजस्टेड कैरी डाउन नहीं, हम दोबारा कैरी डाउन, एडजस्टेड भी कह सकते हैं, एडजस्टेड भी कह सकते हैं, लेकिन निकालेंगे हम दोबारा। ठीक है, अब इसके लिए आज एक छोटी सी वर्किंग करेंगे, डायरेक्ट नहीं निकालना। ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है बड़ा अहम। ठीक है, ज़रूरत नहीं समझी थी बेसिक के अंदर, इसी सवाल में समझाने की नीयत थी। स्पेसिफिक प्रोविजन का एक कॉन्सेप्ट भी है। तो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग प्रोविजन हमने करनी है यहाँ पे। ठीक है, क्लोजिंग प्रोविजन की कैलकुलेशन करनी है। मुझे ये बताओ प्रोविजन कैलकुलेट करते किस चीज़ के ऊपर है? क्लोजिंग डेटर्स पे ना। तो सबसे पहले आप डेटर्स को उठा लो, क्लोजिंग डेटर्स जो कि आप एडजस्ट हो गए हैं, एडजस्टेड वाले ही उठाना। ठीक है ना, एडजस्टेड, ये वर्किंग नंबर 1 से आए हैं, कितने रुपीज में? 2120। ठीक है, और समझ आ रहा है? ये यहां पर क्यों रखा? क्योंकि एक नई लाइन आगे गिवन थी। आज कह रहा है आज कि ZT मेंटेन्स प्रोविजन फॉर 25% ऑफ बैलेंसेस जो आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन 6 मंथ्स। यानी कि डिफरेंट रेट्स आ गए। पहले क्या पढ़ा था हमने? 21-20 जो भी निकले, 21-50 निकला, कितना निकला, 21-20 जो डेटर्स आए हैं वो लिखा होता सिर्फ ये वाली लाइन लिखी होती। ठीक है, 5% प्रोविजन का रेट है, तो इसका मतलब था कि 21-20 सारे के सारों पर 5% रेट है। लेकिन वो ये कह रहा है नहीं जी, हम ना थोड़ा सा प्रोविजन का तरीका ये रखते हैं कि जो हमारे बैलेंसेस 6 महीने से पुराने हो जाएं। देखें, डेट जितना पुराना उतना ज़्यादा शक होता है उस पर। ठीक है, तो जो वो कहते हैं जी, जो हमारे डेटर्स 6 महीने से पुराने हो गए हैं, हमें उन पे ज़रा ज़्यादा शक है कि उनमें से शायद 25% नहीं आएंगे, और जो बाकी हैं उन पे सिर्फ 5% शक है। तो ये जो 25% लगाया ना हमने, 6 पर, ये इस तरह भी हो सकता था वो किसी एक दो के नाम के बारे में कह देता कि जी हमारे पास जो टोटल डेटर्स हैं इनमें से कोई जो है वो सैफल नाम का एक डेटर है, हमें उस पर ज़्यादा शक है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो उस पर स्पेसिफिक प्रोविजन लगा के बाकियों पे फिर जनरल प्रोविजन लगाते हैं। 5% इज जनरल प्रोविजन रेट। ठीक है ना, तो कोई स्पेसिफिक रेट अगर कह दे तो छोटी सी कैलकुलेशन जैसे करने लगा हूं ऐसे कर लेनी है। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल है। क्या कहता है जी कि 25% प्रोविजन क्रिएट करते हैं, 25% फॉर बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स एज एट 30 जून 19, हमारे साल के एंड की बात कर रहा है। सच बैलेंसेस आर एग्रीगेटेड टू 6 लाख, जिसमें राणा एंड सन्स शामिल नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये जो आपने राणा एंड सन्स को क्रेडिट किया है तो फिर इस क्लोजिंग के अंदर वो नहीं है, तो शायद इस पे स्पेसिफिक उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, जो 21-20 बचे पड़े हैं ना, इन्हीं 21-20 में से 600 जो हैं वो 25% शक वाले हैं, इनमें राणा एंड सन्स नहीं है, परेशान ना हो। ठीक है ना, बात समझे हो? जहन में आ सकता था ना राणा एंड सन्स ना पड़े हो। बहरहाल आसान ही है सवाल। इधर देखो, क्लोजिंग डेटर्स जो पड़े हैं इनमें से आपने लेस कर देना है स्पेसिफिक प्रोविजन को। ठीक है, कितने रुपए के ऊपर स्पेसिफिक प्रोविजन लगानी है? पूरा 600 यहां पर लिखो, परसेंटेज ऑफ प्रोविजन लगा दो, कितनी जी? 25%, और रुपीज प्रोविजन के कितने आते हैं इस पे? 600 का 25%, 600 पर 150 का शक है, 600 पर 150 का, ये समझ आई? और बोलो, हम क्या कह रहे हैं, 600 में से 150 नहीं आएंगे, ये शक है हमें। ओके, अब मुझे ये बताओ कि 600 के ऊपर आपने 25% लगा लिया, यानी 600 पे जो शक था वो आपने लगा दिया। अब 21-20 में से ये पूरा 600 माइनस कर दो, जो बाकी डेटर्स बचेंगे उन पे 5% प्रोविजन लगाकर आपने जनरल रेट लगाना। ये ना हो कि आप 600 को भी यहीं पड़ा रहने दें, तो 600 पे एक 25% वाला शक लगे और एक फिर जनरल 5 वाला लग जाए, ये नहीं होने देना। ठीक है, तो जिस बैलेंस पे आपने स्पेसिफिक प्रोविजन क्रिएट की है वो पूरा बैलेंस आपने माइनस कर देना। ठीक है, तो बकाया रिमेनिंग कितने बच गए? रिमेनिंग 15-20, यही 15-20, यही कोई 15-20 ऐसे कहते हैं ना हम, यही को 15-20, ये 15-20 5% लगाओ
76। ठीक है जी। तो प्रोविजन इन रुपीस टोटल कितनी निकाल ली फिर आप? 226। कितने बच्चों को ये बात समझ नहीं आई? कहां से समझ नहीं आई जरा दोबारा बताओ। हैं 600 से। देखें टोटल 21-20 के डेटर्स हैं हमारे पास। इस 21-20 पे सारे के सारे पे 5% शक है? नहीं। वो ये कह रहा है जो हमारे क्लोजिंग डेटर्स होते हैं इनमें से जो 6 महीने से ज़्यादा पुराने होते हैं, ठीक है, ये हमारे टोटल डेटर्स है ना सही होने के बाद, कहता है इनमें से 6 महीने से ज़्यादा पुराने 600 हैं और बाकी 1520 जो हैं वो 6 महीने से कम पुराने हैं। जो 600 हैं जो मोर देन 6 मंथ ओल्ड हैं इन पे हमें ज़्यादा शक है, इन पे 25% प्रोविजन क्रिएट करनी है हमने। और जो बाकी 1520 हैं इन पे 5%। अब 600 पे 25% लगाओ तो 150 है और 1520 पे 5% लगाओ तो 76। तो टोटल प्रोविजन कितनी हो गई? 226। ठीक है। अब मैंने ये यहां पर इसलिए कहा कि आपने 21-20 में से 600 माइनस करना ना, वर्किंग इस तरह से करनी है, 600 माइनस करना है। पूरा 600 माइनस इसलिए कर लेना है कि अगर आप मिसाल के तौर पे 21-20 में से 600 माइनस ना करें या मिसाल के तौर पे 150 माइनस कर दें तो जो बैलेंस नीचे चला गया इस 600 में से उस पर 5% रेट भी लग जाएगा। हालांकि हमें सिर्फ 600 रुपए के ऊपर 150 का शक है, बाकी शक नहीं है। 2120 में से, ये ज़्यादा बेहतर समझा रही है ये वाली वर्क, 2120 में से 600 पर हमें 150 का शक है, अब वो साइड पे हो गया। जो बकाया रह गए हैं उन पे 5% है, तो इसलिए टोटल बैलेंस में से स्पेसिफिक प्रोविजन का पूरा बैलेंस माइनस कर दिया करेंगे। अब समझ आइए? और जी किसी को समझ ना आई हो फिर सोचते हैं ना, अभी तो लिखा हुआ है ना, अभी लिखा हुआ है ना, अगर ऐसा आए तो फिर देखेंगे। अभी लिखा हुआ है, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं, अभी तुम क्यों सोच रहे हो? ठीक है जी। अच्छा वैसे आपस की बात है, भाई क्या कह रहे हैं आप? चलो डेटर क्रेडिट हो गए, बोलो। अब वो अगर कहता कि इसमें राना एंड सन्स भी है तो वो तो हम राइट ऑफ कर चुके हैं। भाई का सवाल है, अब चलो भाई का जवाब ही नहीं देते कभी मुझे। अगर 21-20 में राना नहीं पड़ा और वो कहता 600 में राना है तो हम 600 में से भी राने को निकाल देते, क्योंकि 21-20 में राना नहीं पड़ा, पर 21-20 में राना पड़ा है, ठीक है ना, तो फिर इसलिए हमने 600 के अंदर भी उसको पड़ा रहने दिया। थोड़ी सी बात समझ आइए? अब मसला यह ना कि ऐसी बात मैं करता हूँ तो आधे बच्चे परेशान हो जाते हैं, हुआ क्या है। मसला है कि ऐसी बात सवाल में जब आती है तो बंदा अप्लाई कर लेता है, तो हो भी जाती है, समझ भी आ जाती है। तो लेट द एडजस्टमेंट कम इन क्वेश्चन। ओके, ये भाई के सवाल पे आपने गौर नहीं करना। ओके जी, इग्नोर करें जी। प्रोविजन 226 आ गई, बोलें जी। तो प्रोविजन मैं कह देता हूं जी, मैंने एडजस्टेड प्रोविजन निकाली है। अगर एडजस्टेड प्रोविजन लिखना है तो एडजस्टेड प्रोविजन लिख दें, अगर नहीं लिखना तो ना लिखें, पर वर्किंग 3 लिख लें और 226 यहां पे लिख दें। अब मज़े की बात यह है कि ये लेजर ही आपको बैलेंसिंग फिगर निकाल देगा, चुप करके आपने वही रेक्टिफाइंग एंट्री कर देनी है जी। किस तरफ बैलेंस आ रहा है? अपने नॉर्मल तरफ ही आ रहा है। ओ नो, अब नॉर्मल तरफ आ रहा है। कितना? 94। यहाँ पे हम बैलेंसिंग फिगर इसमें से निकाला करते हैं बैड डेट एक्सपेंस की। ये बैलेंसिंग फिगर जो होती है ये जाया करती है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो कोई नहीं, हमें लेजर बता रहा है, लेजर बता रहा है कि प्रोविजन को कर दो डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में कर दो क्रेडिट। तो आओ जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट हुआ, ठीक है, और बैड डेट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में फिगर जो जाती है वो, यानी एक्सपेंस शायद कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया था उनसे। अच्छा वैसे आपस की बात है, अगर गौर करो ना तो वो उसी तरह से डेटर्स की तरह से पता आज भी लग रहा है। डेटर्स 200 से डेबिट हुए, 500 से और 80 से, 580 से क्रेडिट हुए, तो डेटर नेट में ज़्यादा क्रेडिट हुए हैं, डेटर मतलब कम हुए हैं, तो प्रोविजन को भी कम होना चाहिए था, कम ही हो रही है प्रोविजन। तो बात पहुंची वहीं पे ही है, ठीक है। लेकिन इस सवाल ने बहुत से असरार और रमूज आज ओपन किए बैड एंड डाउटफुल डेट के टॉपिक के, ठीक है जी। ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1 थी। ये सारी जी बेटा सिक्योर्ड होते, तो भाई साहब कह रहे हैं अगर सिक्योर्ड होते,
भाई देखें, अगर कोई डेटर सिक्योर्ड है तो उस पर तो शक ही नहीं ना होता। अगर किसी बंदे से आपने सिक्योरिटी रखी हुई है, वो पैसे नहीं देगा तो आप वो चीज़ बेच के पैसे पूरे कर लोगे। तो सिक्योर डेटर्स पे प्रोविजन होती ही नहीं है। तो अगर सवाल में सिक्योर डेटर गिवन होता तो हम यहाँ से लेस सिक्योर डेटर करते, उस बैलेंस को माइनस करते, प्रोविजन का रेट 0 लगाते। और बैलेंस इसलिए माइनस कर लेते कि वो नीचे वाले में शामिल ना हो जिस पे प्रोविजन लगनी है। आ जाए तो ये भी हो सकता है जी। बैड डेट रिटर्न ऑफ नहीं, किस 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 लेजर की क्रेडिट साइड पे? प्रोविजन के लेजर में बैड डेट एक्सपेंस ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सबूत के तौर पे हम अपने रिवीजन वाली जगह पे जाएंगे और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमने इस सवाल में क्या देखा था। बैड डेट हमेशा नहीं, ज़्यादातर, हमेशा नहीं ज़्यादातर इधर ही आता है, कभी कभार इधर भी आ जाता है जब हमें रिवर्सल करना पड़ जाता है। बैड डेट एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया था प्रीवियस ईयर में, इस दफ़ा रिवर्स, एक तरह की इनकम बनती है, इसको इनकम कहें या रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड एक्सपेंस। ठीक है, तो आ सकता है इस तरफ, आया भी था ये हफ्ते वाले दिन जी। ये एडजस्टमेंट है जी आपकी। बस यही मुश्किल एडजस्टमेंट थी, बाकी तो आसान आसान है। मुझे लगता है यही सवाल होगा। कोई नहीं, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी कल शुरू कर लेंगे, आज वैसे भी मैं ज़रा हल्की आंच पे पढ़ा रहा हूँ। चलें आगे। बेटा डेटर्स पर जो डेटर्स हैं उसी पर ही शक है ना। 100 रुपये में से 10 ने नहीं आना। अब ये 180 कर दो, 10% अगर लगाना है तो फिर 8 पे शक है। यही 120 कर दो, 10% शक है तो 12 ने नहीं आना। तो डेटर्स के क्लोजिंग पे शक है, वो डेटर्स बढ़ जाएंगे तो शक भी बढ़ जाएगा। जितने रिसीवेबल्स उतना ज़्यादा शक है ना भाई, उसी पे प्रोविजन का रेट लगाते हैं जी। सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ें और कोशिश करें इसको कोई ना कोई ओरिजिनल एंट्री बन जाए आपसे। आज एक और नई चीज़ भी सीखनी है, इसीलिए मैंने ना इरादा बदल दिया स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी का। नई चीज़ मतलब जो इन्वेंट्री के आपको सिस्टम्स पढ़ाए थे उनमें अब नॉर्मल लॉस की एंट्री आज सिखा रहा हूँ। जब नॉर्मल लॉस की किसी सवाल में आएगी वो भी सिखा दूंगा, ठीक है ना। आपको कहा था कि लॉसेस की एंट्री अभी आपको नहीं सिखाई मैंने, ठीक है, वो सिखाऊंगा सवाल में। तो आज अब नॉर्मल लॉस की एंट्री आ रही है। कह रहा है एक्चुअल इन्वेंट्री लॉस, अ चेक वॉज सेटल फॉर एन इन्वेंट्री लॉस। अच्छा, इन्वेंट्री लॉस के साथ उसने लिखा नहीं हुआ कि ये इन्वेंट्री लॉस नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो मैं क्यों अब नॉर्मल बोल रहा हूँ, कोई बता दे। देखें जी, इंश्योरेंस कंपनी कभी भी नॉर्मल लॉसेस की कवर नहीं देती है आपको, ये बात ज़िंदगी में याद रखना। नॉर्मल लॉसेस को नहीं इंश्योरेंस वाले कवर देते। तो अगर इंश्योरेंस क्लेम की बात आ रही है तो फिर एबनॉर्मल लॉस हुआ था तभी इंश्योरेंस वाले आगे बढ़े। नॉर्मल लॉसेस का कवर नहीं देते वो। नॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं जी? हम केमिकल इंडस्ट्री में हैं और हम जब दो केमिकल्स मिक्स करके पेंट बनाते हैं तो केमिकल हीटिंग के प्रोसेस में वेपोरेट हो जाता है। इंश्योरेंस वालों, अगर हम 10-10 लीटर केमिकल डालें तो सिर्फ 12 लीटर पेंट बनता है। तो जो 8 लीटर का केमिकल वेपोरेट हो जाता है, आप उसका कवर दे दें हमें, वो कहेंगे जाओ भाई काम करो, प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है तुम्हारा ये 8 लीटर केमिकल का उड़ जाना, वेपोरेट हो जाना, हम इसका कवर कैसे दें। तो पेंट बनाने वाली कंपनी ने 10-10 लीटर केमिकल डाल के 20 लीटर इनपुट करके 12 लीटर पेंट आउटपुट लेना है। तो जो 8 लीटर उनका प्रोडक्शन प्रोसेस का नॉर्मल हिस्सा है, नॉर्मल लॉस, उसका कवर उन्हें कोई नहीं देगा, उनके प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, ठीक है। हाँ, उनका जो केमिकल पड़ा था, रॉ मटेरियल, या उनकी जो फिनिश गुड्स पड़ी थी, पेंट, उसको आग लग गई या किसी ने चोरी कर लिया या वो कोई जल्जला आया या सैलाब में बह गया, तो ये एक एबनॉर्मल लॉस है जिसको कवर देंगे इंश्योरेंस वाले। इसलिए इंश्योरेंस का नाम जब भी आए एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अच्छा,
छोड़ें यार एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री। मुझे ये बताएं, आपको एबनॉर्मल लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट की एंट्री आती है? एबनॉर्मल लॉस, अगर आपको याद हो डिस्पोजल थ्रू डिस्ट्रक्शन पढ़ाया था, एबनॉर्मल लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट, जी इसकी कोई एंट्री याद है? मुझे तो याद नहीं है, आपको याद है तो बताएं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करते थे, कैश या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। अगर कैश आ जाता था तो फिर तो हम कहते थे फर्क ही कोई नहीं है एंट्री में। कैश नहीं आता था तो इंश्योरेंस वाले मान लेते थे तो कुछ अरसे के लिए, पढ़ा हुआ है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में गेन नहीं आ सकता, मैंने आपको उस वक्त बताया था, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस मैक्सिमम सिफर हो सकता है। इंश्योरेंस वाले मैक्सिमम आपका लॉस कवर करते हैं, गेन नहीं देते। वरना मैंने आपको कहा था हर कोई अपने एसेट्स को जला जला के बेचे, आसान काम है, तीली लाओ इंश्योरेंस वाला तो पैसे लो, ठीक है? सर्दियों में, हाँ सर्दियों में आग भी सेको, है तो ऐसे नहीं होता। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एबनॉर्मल लॉस के केस में डेबिट ही होगा या मैक्सिमम जीरो हो जाएगा, क्रेडिट नहीं हो सकता। लेकिन अगर कभी डाटा ऐसा दे दे के हो रहा हो तो फिर उसकी बात मान लेना, सवाल में अगर लिखा हो, ऐसा होगा नहीं वैसे, ठीक है? लेकिन अगर हो जाए तो सवाल के डाटा के हिसाब से तो फिर कर देना, क्या हो सकता है। कभी कभी सवाल बनाते हुए नहीं ख्याल रहता बनाने वाले को, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो ये नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है जो आपको बता दिया, ठीक है? और क्या जी, फिक्स एसेट क्रेडिट, ठीक है? फिगर कोई लिख लें, चलो रहने दो, फिगर क्या लिख। जी ये एंट्री में कोई बात समझ नहीं आती तो मुझसे पूछें। ये एंट्री हमें आती है, बोलो। yes, चलो ये एंट्री आपको आती है ना, तो फिर ये एंट्री भी आपको आती है। एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक। सबसे पहले तो इसमें भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगा। क्या? इन्वेंट्री तो डेप्रिशिएबल एसेट ही नहीं है, इस पे तो अगर कोई वैल्यू कम होती भी है तो वो एनआरवी लॉस होता है। तो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट करंट एसेट्स पे, इन्वेंट्रीज पे नहीं लगता। चलो इससे तो जान छूट गई। बाकी एंट्री सारी सेम, कैश या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा, और फिक्स एसेट नहीं गया, इन्वेंट्री गई है तो इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है? मुश्किल या आसान? देखो हमने एंट्री से एंट्री डिराइव की, हम ना नई चीज़ पढ़ने के आदी नहीं है, नई चीज़ें नहीं पढ़ते हम, पुरानी चीज़ों को यूज़ करते रहते हैं, उसी से नई डिराइव कर लेते हैं। किताबों में आपको अक्सर जगह पे ना एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री की 2 एंट्री नज़र आएंगी, आपने 2 नहीं करनी, उन 2 को अगर आप इकट्ठा करें नेट करें तो ये एक ही बन जाएगी। तो ये एक इसलिए करवा देता होता हूँ मैं, क्योंकि ये हमें ज़रा बगैर याद किए ये कॉन्सेप्ट हमारे पास है ऐसे, ठीक है ना? अब एक चीज़ सिर्फ हो सकती है, वो ये कि सिस्टम 2 हैं, एक पीरियोडिक दूसरा परपेचुअल। फर्क क्या था? पीरियोडिक में परचेजेस का अकाउंट बनता है, परपेचुअल में इन्वेंट्री का। सवाल अगर कहेगा पीरियोडिक सिस्टम है तो क्रेडिट परचेजेस को कर देना, सवाल अगर कहे परपेचुअल सिस्टम है तो क्रेडिट इन्वेंट्री को कर देना। यानी ये दोनों चीजें हो सकती हैं। क्रेडिट इन्वेंट्री होगा जब जब कौन सा सिस्टम होगा? परपेचुअल, और परचेजेस को क्रेडिट कर देना, यही एंट्री जब होगा पीरियोडिक, ठीक है? अच्छा इसी तरह से ना एक और एंट्री आएगी और वो होगी एबनॉर्मल लॉस ऑफ कैश। इसको कैश मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस भी कहते हैं। ये इंशाल्लाह हम जाकर पढ़ेंगे एनपीओ के टॉपिक में, तो फिर मैं यही वाला सफ़ा दोबारा ओपन करूंगा और इंशाल्लाह यहीं से ही वो एंट्री भी डिराइव होगी। कैश एक्यूमुलेशन कैश पे भी नहीं आती, बाकी सारी एंट्री सेम होगी, इन्वेंट्री की बजाय कैश क्रेडिट होगा। पहले बता रहा हूँ, लेकिन अभी एंट्री कर नहीं रहे, अभी ज़रूरत नहीं है, जब पड़ेगी तो वो भी यहीं से डिराइव कर लेंगे, ठीक है? सही है ना? तो ये आज हमने एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री का की एंट्री सीखी है, ठीक है? जी बिल्कुल करवाते हैं लोग, कैश की इंश्योरेंस करवाते हैं कि अकाउंटेंट जो है वो चूना लगाए तो बाद में हमें को कवर मिल जाए। कैश का कवर देती है इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है? कोई चोरी कर ले आके, कैश तो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल एसेट है, तो लोग इंश्योरेंस करवा लेते होते हैं कैश की, ठीक है?
जी बेटा, इंश्योरेंस क्लेम को कौन सी इनकम से बेटा? इंश्योरेंस इनकम, हमको इंश्योरेंस कंपनी है कि हमारी इनकम आएगी इंश्योरेंस पे? हम इंश्योरेंस कंपनी, हमारी अकाउंटिंग में फाइनल के अंदर जाके इंश्योरेंस कंपनी की अकाउंटिंग सीखते हैं हम तो इंश्योरेंस कंपनी की अकाउंटिंग कर ही नहीं रहे। तो हम तो वो हैं जिसने इंश्योरेंस लेनी है, तो हम तो इंश्योरेंस एक्सपेंस पे करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, उसके अगेंस्ट हमें कवर मिलता है। और जब कोई हमारा नुकसान हो जाता है तो इंश्योरेंस वाले आगे बढ़ते हैं, उसको भर देते हैं, और उसको सिर्फ इतना को भरते हैं कि वो नुकसान निल हो जाए, गेन आने का तो चक्कर ही कोई नहीं होता। क्लियर है ये बात? क्वेश्चन मुझे आपका समझ नहीं आया, लेकिन मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी, बात समझ आ गई? अच्छा जी, अच्छा भला सवाल करने निकले थे, पता नहीं कहाँ चले गए। ज़रा आखिरी लाइन पढ़ लो, क्या कह रहे हैं? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम ये परचेजेस को क्रेडिट करेंगे, बाकी एंट्री तो यही होनी है। ठीक है, सही है। तो एबनॉर्मल लॉस की एंट्री इन्वेंट्रीज के टॉपिक में उस वक्त ज़रा हैवी हो जाता है काम, ऑलरेडी वो 2 दिन लगा के सीखा हुआ था जो कुछ, वो भी मिक्स हो जाता। अभी मैंने रिटर्न्स की एंट्रीज भी नहीं सिखाई हैं आपको परपेचुअल में। कोई नहीं है जिसको परचेज की एंट्री करनी आती है, रिटर्न की उसी के उलट है, जब कभी आएगी तो देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जी बता दी है जैसे ये, वो भी बता दूंगा हैं। उसकी एंट्री बेटा क्या आने दें, यहीं पर लिखेंगे इंशाल्लाह, यहीं पे ऐड करेंगे जब एनपीओ में आएगी। वैसे मैंने बता दी है एंट्री, मैंने कहा सेम एंट्री होनी है, सिर्फ इन्वेंट्री क्रेडिट होने की बजाय कैश क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि गया क्या है कैश, बाकी सब सेम। जी, कैश डेबिट होगा इंश्योरेंस वालों से और क्रेडिट होगा चूने से जो अकाउंटेंट लगा के गया। ठीक है, ओके, चलें जी, आप पढ़ ही लेते हैं। अ चेक ऑफ 25 जून 19 फॉर 150 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अगली बात फिलहाल ना अभी है ही नहीं, ये तो गलती है ना, ये बाद में देखते हैं ये क्या है बाद में। द चेक वॉज रिसीव्ड इन सेटलमेंट ऑफ एन इंश्योरेंस, इन सेटलमेंट ऑफ एन इन्वेंट्री लॉस क्लेम। एक्चुअल इन्वेंट्री लॉस वॉज डिटरमिन्ड एट ₹180। आगे कहता है कोई एंट्री शेंट्री नहीं हुई। बड़ी मेहरबानी जी आपने जो एंट्री ना की, क्योंकि आप अगर एंट्री ना करें हम ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं। जो होना होता है वो नहीं हुआ होता हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने कोई चवल मारी हुई हो अकाउंटेंट तो वो सही भी करनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए एंट्री ना करें, हमें बड़ी खुशी होती है। ठीक है, लें भाई, चाती मारे, कैश डेबिट या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट, ऐसे ही है ना? थोड़ी देर के लिए लिख रहा हूं मैं, कैश या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। अब पहली बात, कैश है या इंश्योरेंस क्लेम है? नहीं नहीं, कैश है, चेक आ गया है, चेक वॉज रिसीव्ड। ठीक है ना, चेक वॉज रिसीव्ड, इसलिए इंश्योरेंस क्लेम को उड़ा दो, चेक नहीं बल्कि बैंक लिख दो। ठीक है, बैंक डेबिट हो गया। ठीक है जी, बैंक ऑफ बिजनेस डेबिट हो गया। फिलहाल मैंने कुछ छुपाया हुआ है ना, जरा ओरिजिनल एंट्री तो कर लें। ठीक है, बैंक ऑफ बिजनेस, बैंक अकाउंट में 150 रुपए आ गए, मेरे सवाल में आ गए हैं, आगे कुछ नहीं नजर आ रहा। ठीक है ना, इंश्योरेंस कंपनी से एक चेक रिसीव हुआ है 150 का, डन। इन्वेंट्री कितने की जली है? 180 की। इन्वेंट्री नहीं बल्कि परचेजेस क्रेडिट करेंगे 180 से। अब 180 की चीज नुकसान हुआ हमारा, और इंश्योरेंस वालों ने उसमें से 150 हमें दे दिया, तो फिर यूं समझें कि 30 का नुकसान है, नहीं 180 का नुकसान हो जाना था, 150 अब किसी और ने भर लिया, तो बाकी का हम बियर कर लेंगे फिर। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बैलेंसिंग फिगर मैंने फेंक दी प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, यहां तक को मसला। ये मैंने क्या किया जी, ये एबनॉर्मल लॉस की एंट्री कर दी है मैंने। ठीक है, इंश्योरेंस ये इन्वेंट्री का एबनॉर्मल लॉस जो उसकी एंट्री ये बनती है। ओके, अच्छा, अब वो कहता है चेक जो रिसीव हुआ था इंश्योरेंस कंपनी से, ओनर ने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में डेबिट करा दिया। ओए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, ये ऐसे समझो कि ओनर घर ले गया पैसे, उसने अपने जेब में जो रख लिए, तो हम ड्राइंग्स को डेबिट कर लेंगे। तो मैंने पहले ओरिजिनल एंट्री लिखी है ताकि कॉन्सेप्ट खराब ना हो। अब ओरिजिनल एंट्री को कर दिया है कि उसने क्या किया है, चेक बिजनेस के बैंक अकाउंट में आने की बजाय उसके पर्सनल अकाउंट में चला गया। तो बिजनेस के पैसे थे भाई, ये बिजनेस के पैसे थे। अगर ओनर अपने घर ले गया, अपने अकाउंट में ले गया, भाई साहब अगर ओनर अपने घर ले गया, अपने अकाउंट में ले गया, तो ड्राइंग्स कह देंगे ना। ये बैंक में पैसे आने थे बिजनेस के, चले गए ओनर के घर, तो हम यूं ही समझेंगे कि इसने बिजनेस से पैसे निकाल लिए और अपने घर ले गया ड्राइंग्स। ठीक है, तो ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स डेबिट 150 से, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 30 से, और परचेजेस क्रेडिट 180 से। ये जो होना था ये नहीं हुआ, क्यों?
नो एंट्रीज हैव बीन मेड फॉर लॉस ऑफ इन्वेंट्री एंड इंश्योरेंस क्लेम। कोई एंट्री नहीं की, बारों बार चेक घर ले गया। हमने कहा ठहर जाओ, हम अकाउंटेंट हैं, हम सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, आ जाओ मैदान में। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स डेबिट, वही एंट्री दोबारा लिख लेनी है 150 से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस डेबिट 30 से, और परचेजेस क्रेडिट 180 से। ये जनाब दूसरी एडजस्टमेंट आ गई। कोई मसला है तो पूछ। गलती है, गलती है, गलती है, सही तो नहीं है, नहीं, लेकिन रॉन्ग एंट्री हुई कुछ नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है ना। अब बात यह है कि उसने ऐसी बात नहीं की कि नहीं जी पैसे बैंक में ही आने थे, तो फिर हम यूं मजूम करेंगे ना उसको घर जरूरत थी तो वो ले गया। तो अगर आप बैंक में पैसे रखते भी सही तो उसका अपना बिजनेस है, वो 150 निकाल के भी ले जा सकता था। तो हमने कहा बस ठीक है ड्राइंग्स डेबिट कर दो। नहीं बेटा, ड्राइंग्स डेबिट अगर हम ये देखो ओनर घर पे ले जा सकता है चेक, उसका अपना बिजनेस है ना। अगर वो घर ले गया तो एंट्री ये होनी है, हमने कहना है बिजनेस में पैसे नहीं आए लेकिन बिजनेस की इन्वेंट्री चली गई। ये यूं समझ लें कि 180 वाली बिजनेस की इन्वेंट्री ओनर घर पे 150 में ले गया है, यूं समझ लें। तो भी ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स भी तो वही करती थी, ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट, बीच में 30 का नुकसान भी आ रहा है। तो वो घर पैसे ले गए, ठीक है ड्राइंग्स डेबिट करें। उसने कब कहा है कि नहीं जी ये पैसे बैंक में वापस हमने बिजनेस में लेने हैं, तो फिर वो गलती चलती कहते ठीक है ले गया तो ले गया, उसका अपना बिजनेस है, अपने पैसे हैं, उसकी अपनी इन्वेंट्री है। आप रिकॉर्डिंग करें बस, आपको जिससे मकसद है, आप उसे कुछ कह नहीं सकते। आप ये कहें जी सेठ साहब आप 150 घर क्यों ले गए, वो कहेगा तुम ही घर चले जाओ भाई, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले, ठीक है। ओके, थर्ड आसान सी एडजस्टमेंट है। वो कह रहा है जी कि एक्यूमुलेटेड डेप्शन के अकाउंट में बैलेंस आना चाहिए था 820, गलती से 280 ले आए। ओपनिंग बैलेंस, सिर्फ ओपनिंग की कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। ओपनिंग ब्रॉट डाउन लिखना कितना था 820, गलती से 280 लिख दिया। चलो यहीं पे छोड़ देता तो हम सही कर लेते, पर उसने कोशिश की गलती को सही करने की, ठीक है। अब देखो इधर देखना जरा, ये लाइन देखिए, यही सवाल करेंगे आज, ठीक है। कल इंशाल्लाह फिर दोनों काम साथ साथ, दोनों काम, ठीक है। टाइमथी की 3-4 एडजस्टमेंट्स करा के अप्रोच समझा दूंगा, ऐसे चलना है। सवाल इतना को नोट भी जाहिर है इस पे हो जाना है। उसके बाद कहूँगा चलो अब बाकी ट्राई करके आना, और सिमल्टेनिटी के ऊपर मूव कर जाएंगे, ठीक है। फिर परसों जब आएंगे तो कहूँगा चलो भाई ट्राई किया, चलो 2 एडजस्टमेंट्स और करते हैं, वो करवाऊंगा, फिर सिमल्टेनिटी, ठीक है। इस तरह से ना ये रेक्टिफिकेशन का टॉपिक और फैल जाएगा, सोचने का और मौका मिल जाएगा। आप ट्राई करते हैं, एडजस्टमेंट सारी करवाऊंगा इंशाल्लाह, आपको कोई एडजस्टमेंट छोड़ेंगे नहीं हम इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन ज़रा हैवी नहीं होता काम, इकट्ठा ऐसे ऊपर नहीं पड़ता, और आप ट्राई भी करते रहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक भी ऐसा है जो खुद से भी टेस्ट हो सकता है, दूसरे टॉपिक्स में भी यूज़ हो सकता है। तो अच्छा है इसको फैलाकर कर लें। 6 दिन में करने की बजाय समझो 10 दिन में कर रहे होंगे तो ज़रा ज़्यादा बेहतर फील करेंगे इंशाल्लाह आप, ठीक है। अच्छा जी, मैं क्या करने लगा था, हाँ मैं ये कहने लगा था, इधर देखें, वो फिर मैं लाइनें लगाने लगा था। मैंने कहा था ये लाइन देखो, तो देखी लाइन, इधर देखें जी ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, क्या होना चाहिए था भाई। ओपनिंग की कौन सी एंट्री होती है, ठीक है, लेकिन उसने गड़बड़ कर दी। फिर ओपनिंग कोई एंट्री नहीं होती, बस हमने 820 को सही लिखना था, गलती से 280 लिख गए, कोई मसला नहीं था। मसला तो यहां से शुरू हुआ, द एरर वॉज ट्राइड टू बी करेक्टेड, ये बड़ा मसला है। गलती सही ना करे, अल्लाह करे अकाउंटेंट गलती सही ना करे, ठीक है। एरर वॉज ट्राइड टू बी करेक्टेड विद द डिफरेंस, डिफरेंस कितना बनता है इनका 820 और 280 का, हाँ कहता है जी 540 के साथ। वो जो डिफरेंस था उसने पता क्या किया, अकाउंटेंट ने क्रेडिट कर दिया उसको एक्यूमुलेटेड डेप्शन को, और डेबिट कर दिया डेप्शन एक्सपेंस को। यानी उसने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट करके एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को क्रेडिट कर दिया 540 से। अब देखें
एक बैलेंस जो है क्रेडिट साइड पर 820 की बजाय 280 आया था, तो क्रेडिट साइड हल्की थी। इसको सही करने के लिए क्रेडिट साइड को क्रेडिट तो करना ही था, तो इसने गलती में ही सही अक्यूमुलेटेड डेप्शन को तो सही कर दिया। सही है ना? क्रेडिट साइड पे 400 ये 820 ब्रॉड डाउन लिखना था, क्रेडिट साइड ब्रॉड डाउन से शुरू होती है ना, गलती से 280 लिखा। अब 540 से कम क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ था, उसने क्रेडिट करके इसको, जब दूसरा जो चवल मारी है वो बाद में देखते हैं, जो इसने क्रेडिट किया क्यूमुलेटेड डेप्शन के अकाउंट को, सही हो गया। लेकिन मसला यह है कि इसको सिर्फ जो है ना ओपनिंग को सही करने के लिए क्रेडिट ही करना चाहिए था 540 से, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कोई डबल एंट्री तो होकर आता नहीं है। ओपनिंग तो सिर्फ लिखना था क्रेडिट साइड पर, तो सिर्फ क्रेडिट साइड पर 540 बढ़ा लेता। लेकिन उसने क्या किया, 540 भी बढ़ाया, वो तो डेप्शन, उन्होंने कहा डबल एंट्री करूंगा मैं। अल्लाह के बंदे, डबल एंट्री किस लिए कर रहे हो? तुमने कौन सी डबल एंट्री की गलती की हुई है? जस्ट ओपनिंग गलत लिखा हुआ है, उस ओपनिंग को सही करके लिख दो। ओपनिंग को काट के ही 820 कर देता, या 540 नीचे लिख देता 280 के, सही हो जाता। बात समझ रहे हो? लेकिन उसने क्या किया, उसने डेप्शन एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो क्रेडिट हुआ है ना 540 से, ये सही क्रेडिट हो गया, ठीक है। इसको तो अब कुछ नहीं करना, लेकिन जो डेप्शन एक्सपेंस क्रेडिट डेबिट कर दिया उसने, उसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेबिट फिर मजबूरन हम सस्पेंस को कर दें। तो नॉर्मली ना ये ब्रॉड डाउन की गलतियां जो हैं ये सस्पेंस के अंदर ही आपको सही होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। ओके, ये बहुत अच्छी दो एडजस्टमेंट्स हैं जी। नहीं, डेप्रिसिएशन ना रिकॉर्ड हुई या गलत हुई है वो तो डबल एंट्री हम करते हैं, लेकिन ये ब्रॉड डाउन का मसला है ना, ब्रॉड डाउन की कोई एंट्री नहीं होती। अच्छा, फिर वो छोड़ देता तो फिर हम देखते कि हमने क्या करना है, उसने कुछ ना किया होता तो फिर हम देखते हमने क्या करना है, ठीक है। पर मसला ये है कि उसने उसको क्रेडिट करके बढ़ा के तो डेबिट जो है वो, अच्छा अगर उसने छोड़ दिया होता तो 540 से हमारा ट्रायल आउट होता, क्रेडिट साइड हमारी जो है वो हल्की होती, तो हम सही करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट साइड पे लिख देते। फिर जब उस रेक्टिफिकेशन को करते तो सस्पेंस डेबिट करके एक्यूमुलेशन को क्रेडिट करते, गलती सही हो जाती। लेकिन उसने ऐसा काम नहीं किया, उसने डेप्शन एक्सपेंस डेबिट कर दिया, तो गलती होगी फिर, ठीक है ना। अच्छा जी, ये बहुत ही खूबसूरत एडजस्टमेंट्स हैं, दो हैं बहुत आसान। देखें, पहले मैं एडजस्टमेंट नंबर 5 करवाता हूं, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, अगर आपके पास कोई बंदा अमानत रखवा जाए कि जी ये मेरी चीज़ संभाल के रखना, तो वो आपकी चीज़ हो जाती है ना। अमानत तो अमानत होती है भाई, ठीक है। एक बंदे ने आपके पास अपना स्टॉक रखवाया कि यार मैं ज़रा, कल परसों बारिश बहुत हो रही थी तो वो जा रहा था तो रास्ते में वो स्टॉक ख़राब ना हो जाए, वो रुका आपके पास, आपका दोस्त ही था, उसने कहा कि यार ये अपनी दुकान पे मेरा सामान रख लो, बारिश बहुत तेज़ है तो ये इंशाल्लाह जब बारिश रुकती है तो मैं कल या परसों उठा लूँगा आपके पास, ठीक है। अब ये किसी का स्टॉक है, हमारी दुकान पे पड़ा हुआ है। हफ्ते को बारिश लगी, जुमे को बारिश हुई थी, हफ्ते को भी हुई थी, जुमे को, तो जुमे को बारिश लगी तो जुमे वाले दिन वो रख के चला गया, हफ्ते को किसी वजह से आ ना सका। हफ्ते की शाम को हमने अपना स्टॉक काउंट करना था, तो स्टॉक काउंट करते हुए हम उसके स्टॉक को भी अपने स्टॉक के साथ गिन गए। पीरियोडिक सिस्टम में तो हम स्टॉक गिनती से ही निकालते हैं ना, तो हमने गिनती की, गिनती में उसका स्टॉक भी अपने स्टॉक में गिन लिया। अब हमारा स्टॉक अंडर स्टेट हो गया या ओवर स्टेट हो गया? स्टॉक ओवर स्टेट हो गया। लो भाई, ज़िंदगी आसान करने का एक कुलिया बता रहा हूँ, पीरियोडिक सिस्टम में तो बहुत ही आसान हो जाता है। आपकी स्टॉक की जो गलती हुआ करेगी, आपने बस उसको स्टॉक के साथ सोचना है। ये याद है कि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती थी पीरियोडिक सिस्टम में? स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट ना, ठीक है, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल को हिट करता है ना क्लोजिंग स्टॉक। अब जिंदगी आसान रखने का तरीका बता रहा हूं, आपके स्टॉक के अंदर कोई भी गलती हो गई है, आप उस गलती को सही करने का इंपैक्ट सिर्फ स्टॉक पे सोचो। जैसे अभी आपने जो गलती की, इसमें आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया, ओवर स्टेट हो गया ना, ज्यादा काउंट हो गया। तो अगर आप इस गलती को सही करना चाहो तो स्टॉक को क्या करोगे? कम।
स्टॉक की नेचर क्या है, डेबिट एसेट है, इसको कम करना हो तो क्या करोगे, तो दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल पे डाल देना बगैर सोचे समझे। जिंदगी आसान, ठीक है, जितना मर्जी सोचते रहो बात यहीं पे ही पहुंचेगी। देखो ना, क्लोजिंग स्टॉक आपने ज्यादा गिन लिया तो वो माइनस ज्यादा फिगर हुई जिससे कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई। तो जब क्लोजिंग स्टॉक को अब सही करने के लिए कम करोगे तो स्टॉक कम होकर कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी ना। अब इतनी लंबी कौन सोचे, तो जिंदगी आसान रख लो। पीरियोडिक सिस्टम है, स्टॉक की गलती हो गई है तो गलती को सिर्फ स्टॉक पे सोचो। गलती सही करते हुए स्टॉक कम हो रहा है तो क्रेडिट स्टॉक, डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल। गलती सही करते हुए स्टॉक बढ़ रहा है तो डेबिट स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल, क्रेडिट। ठीक है, याद रहेगी ये जिंदगी की आसान तरीन एडजस्टमेंट। ये आसान तरीन एडजस्टमेंट होगी आपकी जिंदगी की इंशाल्लाह परिचय में आए तो। नंबर 5, थर्ड पार्टी स्टॉक ऑफ 500 lying on ZT premises has been included in ZT's inventory। भाई किसी थर्ड पार्टी का स्टॉक था, हमारी प्रेमिसेस में पड़ा था, गलती से हमने उसे अपने स्टॉक में काउंट कर लिया तो गलत हो गया। बोलो, अब ये 500 का स्टॉक हमारा नहीं है लेकिन ईयर एंड इन्वेंट्री के अंदर शामिल हमने कर लिया। अब वो इन्वेंट्री कितनी है हमें नहीं पता, वो इन्वेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई है ना, उसकी एंट्री कर ली होगी इन्होंने, स्टॉक, डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्रेडिट। ठीक है, तो वो एंट्री हमें नहीं पता टोटल फिगर से कितनी हुई, लेकिन उसमें 500 ज्यादा है तो हम उस 500 की गलती को सही करने लगे। ठीक है, अब 500 का स्टॉक हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। ओके, रेक्टिफाइंग एंट्री डायरेक्ट किया करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक के लिए ये नहीं कहना मैं ओरिजिनल रॉन्ग भी कर सकता हूं, मैं करके भी दिखा दूंगा, पर मैं आपको टाइम बचाने के लिए कह रहा हूं। ओरिजिनल रॉन्ग तो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं ना है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको करके भी दिखा देता हूं ओरिजिनल रॉन्ग। ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि मैं डायरेक्ट रेक्टिफाइंग सिखाऊं। मैंने आपको सिखा दिया, आसान काम है। 500 हमारा स्टॉक नहीं है, हमारे स्टॉक में शामिल है, तो सही करना है तो स्टॉक कम करना है, तो स्टॉक को कर दो क्रेडिट 500 से, और दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट कर दो। ठीक है, पता है असल कहानी क्या है? अज्यूम करो टोटल स्टॉक है हमारा, अज्यूम कर रहा हूं मैं, ठीक है, कि हमने जो टोटल स्टॉक काउंट किया है वो 2000 रुपए, ठीक है ना, इसमें 500 हमारा नहीं है। अब जब हमने 2000 की रिकॉर्डिंग की तो हमने एंट्री पास की होगी स्टॉक डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट 2000 से, नहीं 1500 से होनी चाहिए थी, 1500 से होनी चाहिए थी। क्यों? 500 तो हमारा था ही नहीं, इस 2000 में 500 किसी और का था, 1500 हमारा था, तो होना चाहिए था स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट 1500 से। हम गलती में जज्बात में आकर उसका स्टॉक भी गिन गए, तो हमने एंट्री कर ली स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट 2000 से। तो स्टॉक 500 से ज्यादा क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया, सही करने के लिए क्रेडिट कर लो। कॉस्ट ऑफ सेल 500 से ज्यादा क्रेडिट हो गया, सही करने के लिए डेबिट कर लो। तो इतनी अजम्पशंस लें, इतना सोचें, कोई जरूरत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट होगी तो एक तो आपने ओरिजिनल रॉन्ग नहीं सोचना, डायरेक्ट कर लेना, पहुंचना तो वहीं पे ही है, और दूसरा आपने स्टॉक के ऊपर इंपैक्ट सोचना है। गलती में स्टॉक बढ़ रहा है, गलती सही करने के लिए स्टॉक बढ़ रहा है तो स्टॉक डेबिट, दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल। गलती सही करते हुए स्टॉक कम हो रहा है तो स्टॉक क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। ठीक है, समझ गए हो? तो इसकी कोई जरूरत नहीं हुआ करेगी आपको। तो बेटा बस हम उसको देख लेते हैं सवाल के अंदर। फिलहाल इसको जरा हजम कर लें, बात फिर और तरफ निकल जाती है। असल में कोई जरूरत नहीं है जी ओरिजिनल रॉन्ग करने की। ओके, आखिरी एडजस्टमेंट पढ़ो फिर छुट्टी करो। गुड्स अमाउंटिंग टू 350 रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर ऑन 30 जून। मुझे एक बात तो बताओ, मैंने आपको एक्रूअल के टॉपिक में एक बात की थी, एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड करते हैं कब? जब गुड्स रिसीव कर लें और सर्विसेज यूज अप कर लें। गुड्स रिसीव करें तो परचेजेस डेबिट करते हैं, कैश पे हो चाहे ना हो, इनवॉइस आए चाहे ना आए, गुड्स आ गई तो परचेजेस डेबिट, गुड्स आ गई तो परचेजेस डेबिट। क्लियर? ठीक है ना? अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, गुड्स अमाउंटिंग टू 350 रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर ऑन 30 जून 19। 30 जून 19 पे चीजें आ गई हैं, हमारा स्टॉक है, ठीक है, इसकी एंट्री हमें कर देनी चाहिए थी परचेजेस डेबिट, कैश या क्रेडिटर जो भी है वो क्रेडिट, परचेजेस को डेबिट करना था। ठीक है,
वर इंक्लूडेड इन ईयर एंड, और फिजिकल स्टॉक में भी ये पड़ी हैं। स्टॉक जब देखो ना 30 जून पे चीजें आ गई हैं तो सुलेमानी टोपी पहन के उम्र यार वाली थोड़ी बैठी हैं कि नजर नहीं आएंगी। जब चीजें 30 जून पे आ गई हैं और पीरियोडिक सिस्टम में हमने काउंट करके स्टॉक को गिना है तो हमारे स्टॉक के अंदर वो चीजें शामिल हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर शामिल हैं और होनी भी चाहिए थी। यानी जो हमने स्टॉक काउंट किया, जिसकी एंट्री हमने करनी है स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, उसमें ये 350 की चीजें पड़ी हैं। पड़ी होनी चाहिए थी, पड़ी होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी। बेटा आप बताएं, होनी चाहिए थी? समझ आ रही है आपको? आपको समझ आ? हाँ, आप पीछे ना मुड़ के देखें, आपको समझ आ रही है इस बात की? बेटा आपसे पूछ रहा हूँ, क्लासेस वाले बच्चे, पक्की बात है? मुझे लग रहा नहीं आ रही समझ। भाई क्लोजिंग स्टॉक में चीजें पड़ी हुई हैं क्योंकि 30 जून को आ गई हैं, ये पड़ी हैं तो हमारा स्टॉक है, परचेज रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। सही है। अच्छा, चूंकि 30 जून को आ गई हैं तो फिजिकल काउंट में तो शामिल ही होनी है। ठीक है। अब ये 30 जून पे स्टॉक में शामिल हैं, होनी भी चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक की कोई गलती नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। वो कहता है बट रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक ऑन, लेकिन परचेजेस की एंट्री हमने 30 जून पर नहीं की। शायद इनवॉइस नहीं आई होगी, अकाउंटेंट हेड ऑफिस में बैठा होता है, उसे क्या पता कि फैक्ट्री पे चीजें आ गई हैं नहीं आ गई हैं। ठीक है। तो एक एंट्री है जो हमने नहीं की है। क्या एंट्री है जी? परचेजेस। अच्छा, डे बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं हुई एंट्री। डे बुक्स जो है ना, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कहलाती हैं। पहली बार जो एंट्री है वो ओरिजिनल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर आती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ही चीजें नहीं आई हुई। ठीक है। तो परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट होना चाहिए था 350 से, लेकिन ये नहीं हुआ। एरर ऑफ ओमिशन है तो बहुत आसान है, हम कर लेंगे। परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट। और भाई नहीं ना, यकम जुलाई पे एंट्री होनी चाहिए। अब यकम जुलाई पे जाकर फिर रिवर्सल करेंगे, लेकिन हम यकम जुलाई पे नहीं ना जा रहे, हम तो 30 जून को सही कर रहे हैं। यकम जुलाई, अगर अगले साल में जाओगे तो इसको रिवर्स भी करना पड़ेगा, वहां गलत रिकॉर्ड हुई है। लेकिन मैं यकम जुलाई वाले साल में तो नहीं ना खड़ा हुआ इस वक्त। मुझे 30 जून से, मैंने 30 जून सही कर लिया, यकम जुलाई में जाकर उसको भी रिवर्स करोगे आप, लेकिन फिलहाल 30 जून से मेरा कंसर्न है। 30 जून पे ये परचेज बनती थी, रिकॉर्ड नहीं हुई तो कर लें। ठीक है। अच्छा देखें, इसका ना पार्ट बी बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका होमवर्क है, कल आते ही मैं इसको डिस्कस करूंगा। पार्ट बी में कहता है इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। तो बताओ, अब प्रॉफिट के लिए आपको पता है इनकम एक्सपेंसेस रेलेवेंट है। क्या चीज? इस 200 से प्रॉफिट ने, रेक्टिफाइंग एंट्री देखेंगे, इस 200 से प्रॉफिट ने बढ़ना है, उसके बाद इस 94 से भी प्रॉफिट ने बढ़ना है, एक्सपेंस क्रेडिट जो हो रहा है। फिर इस 30 से प्रॉफिट ने कम होना है, एक लॉस रिकॉर्ड हुआ। फिर इस 540 से प्रॉफिट ने बढ़ना है, एक एक्सपेंस जो रिवर्स हो रहा है। फिर परचेजेस बढ़ गई, एक्सपेंस बढ़ गया, प्रॉफिट ने कम होना है। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, एक्सपेंस बढ़ गया, तो प्रॉफिट ने कम होना है। तो प्लस माइनस करके नेट में प्रॉफिट का इंपैक्ट पार्ट बी में आपने निकाल के लाना है। ठीक है जी। जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। ये लैपटॉप मुझे ला दूंगा, उत्ते वाली गेड़ी वर्किंग। पार्ट बी जरा पढ़ें इस सवाल का। पार्ट बी क्या था? कंप्यूट द नेट इफेक्ट ऑफ अबव ऑन ZT's प्रॉफिट। अब बात सुने जी प्लीज। रेक्टिफाइंग एंट्रीज मैंने आपको कहा था आपने देखना है प्रॉफिट एंड लॉस को, एसेट्स और लायबिलिटीज प्रॉफिट एंड लॉस को हिट नहीं करते। रेक्टिफाइंग एंट्रीज में जो इनकम्स और एक्सपेंसेस हिट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, वो इंपैक्ट डालेंगे प्रॉफिट। ठीक है। अगर इनकम देखें, बड़ी सादा सी बात है, इनकम अगर बढ़ेगी, इनकम अगर बढ़ेगी तो प्रॉफिट, बोलो, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और अगर इनकम कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा। सिंपल रूल ऐसा ही है। एक्सपेंसेस के केस में क्या होता है जी? अगर एक्सपेंसेस बढ़ें तो प्रॉफिट्स कम होते हैं, और अगर ये साथ साथ ना IAS 8 की तैयारियां भी चल रही हैं, एक्सपेंस अगर कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये IAS 8 की तैयारियां भी साथ साथ चल रही हैं रेक्टिफिकेशन के। अच्छा जी, अब रेक्टिफाइंग एंट्रीज देखते जाएंगे और इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट लेते जाएंगे। दो तरह के सवाल कर सकता है ये।
या तो ये गलत प्रॉफिट दे दे और कहे कि सही प्रॉफिट की फिगर निकालो, तो उस गलत प्रॉफिट की फिगर में एडलेस करके सही प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम। ये कभी कभी ऐसा भी करता है, वो गलत प्रॉफिट की फिगर ना दे और ये बता दे नेट में इंपैक्ट बताओ प्रॉफिट पे क्या पढ़ना है, तो कुछ चीजें रेक्टिफिकेशन वाली प्रॉफिट को बढ़ा देंगी, कुछ प्रॉफिट को कम कर देंगी, तो नेट में इंपैक्ट निकल आएगा। ठीक है, अब पहली रेक्टिफाइंग एंट्री में बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट हो रही है, डेटर डेबिट, बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट। डेटर का डेबिट होना तो प्रॉफिट एंड लॉस को हिट नहीं करता, ठीक है। इनकम क्रेडिट हो रही है, यानी कम हो रही है, बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, इनकम का बढ़ना प्रॉफिट को बढ़ा देगा। छोड़ो अंग्रेजियां क्या करनी लिख के, यहां पे आप लिख दो एडजस्टमेंट नंबर 1 का इंपैक्ट, और क्या होगा जी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा कितने से, 200 से। और अगर बहुत ज्यादा आपको तकलीफ हो रही है, कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो आप यहां पर लिख सकते हैं बैड डेट रिकवरी इनकम रिकॉर्डेड, ठीक है। लेकिन इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसके असल है 500 ये 200 लिखना और पॉजिटिव लिखना, ये सही हो, ठीक है। क्योंकि हमने किस पे इफेक्ट देखना है जी, प्रॉफिट पे। तो इनकम रिकॉर्ड हुई, रेक्टिफिकेशन हमने जब की तो एक इनकम रिकॉर्ड हुई, एक करेक्शन की वजह से एक इनकम रिकॉर्ड हुई, तो इनकम बढ़ गई, इनकम के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट क्या है, इस करेक्शन का इंपैक्ट प्रॉफिट पे क्या पड़ा, प्रॉफिट 200 से बढ़ गया। नेक्स्ट, क्रेडिटर डेबिट डेटर क्रेडिट, इसका प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा, कोई इंपैक्ट नहीं है, प्रॉफिट तो हिट नहीं हो रहा, ये तो बैलेंस शीट आइटम्स हैं दोनों। आगे बढ़ते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट डेटर क्रेडिट। अब दरअसल ये एंट्री तो थी बैड डेट रिटर्न ऑफ की, अगर आपको याद हो तो। अब बैड डेट रिटर्न ऑफ वैसे तो प्रॉफिट को इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमने एक अप्रोच बनाई थी कि हम बैड डेट रिटर्न ऑफ को अलग से प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाने की बजाय वो बैड डेट वाले लेजर को क्रेडिट करके उसे भी प्रोविजन में ही डेबिट कर देते थे और एक कंबाइंड फिगर लेकर जाते थे प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट एक्सपेंस की। तो इस 80 की एंट्री अलग से प्रॉफिट पे इंपैक्ट लेने की बजाय इस एंट्री का आप ये देखें कि आपने जो बैलेंसिंग फिगर निकाली थी नेट में तो वही गई थी ना, ठीक है। वरना तो 400 से 226 तक प्रोविजन की कमी कितनी बनती है, सारे कुछ छोड़ दो, 400 और 226 में फर्क कितना बनता है, 400 और 226 का डिफरेंस बताओ, 100 कितना, 70, 174 से एक्सपेंस कम हुआ और 80 से बढ़ गया। नेट करो, 174 माइनस 80 करो, 94 का नेट में बढ़ कम हो गया। असल तो अलग अलग देखते तो क्या होता, प्रोविजन 174 से कम हुई और रिटर्न ऑफ एक्चुअल वाला 80, एक्सपेंस बढ़ गया। एक्सपेंस 80 से बढ़ा था और एक्चुअल, और एस्टिमेटेड में क्या आया था, डिक्रीज। अब इनको अलग अलग देखते तो 174 से एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है और 80 से डेबिट हो रहा है। लेकिन हमारी अप्रोच ने क्या किया था, आसानी कर दी थी, हम बैड रिटर्न ऑफ को भी इस लेजर में ले आते थे और एक फिगर कंबाइन निकलती थी, वो कभी चार्जिंग ही निकलती है, कभी रिवर्सल भी निकल आता है, यही सीखा था हमने। तो हमने 94 से एंट्री पास की थी बैड डेट एक्सपेंस की, वो एंट्री बनी थी एडजस्टेड, छोड़ो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, यही किया था ना। तो इसलिए आपने इस रेक्टिफाइंग एंट्री में 80 को छोड़ देना है, बल्कि अगली फिगर को ही पकड़ना है जो हमने बैलेंसिंग निकाली थी, जो प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर गए हैं, वो कितनी है, 94। ये बात समझ आई है सारी। 80 अलग से एक्सपेंस था, लेकिन उधर 174 अलग से रिवर्सल था, लेकिन हमारी एक अकाउंट वाली अप्रोच ने इसको नेट करके 94 का एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में रिवर्स कराया था। तो वो रिवर्सल की एंट्री सिर्फ डायरेक्ट कर दो, दो अलग अलग क्यों करनी, ठीक है। तो बताओ जी, ये एडजस्टमेंट तो वही चल रही है मेरे ख्याल में अभी, ठीक है, एडजस्टमेंट 1 ही चल रही है ना अभी भी जी, एडजस्टमेंट 1 ही चल रही है अभी मेरे ख्याल, एडजस्टमेंट 1 ही चल रही है। और इसके अंदर 94 से एक एक्सपेंस क्या हुआ है, क्रेडिट, यानी कम। एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो हम यहां पर पहले तो लिख लें कितना, 94 पॉजिटिव। अब यहां पे कुछ भी ना लिखो तो काम हो गया है, अगर लिखना चाहो तो लिख लो बैड डेट एक्सपेंस रिवर्स्ड। वर्किंग का रेफरेंस देना चाहो तो दे लो, जरूरत नहीं है वैसे, सिर्फ एडजस्टमेंट नंबर लिख दो काफी है, प्लस माइनस सही होना चाहिए। ये दोनों समझ आए हैं, ये 200 और 94 दोनों ने प्रॉफिट को बढ़ाया है। क्यों, एक इनकम रिकॉर्ड हुई है, दूसरा एक एक्सपेंस रिवर्स हुआ है। ओके,
सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्ट ऑन प्रॉफिट देखना, क्योंकि ये इस टॉपिक के अंदर भी आता है इसी तरह से, और आगे जाकर तो IAS 8 के अंदर ये यूज होना ही होना है एक्सटेंसिवली। ठीक है, आगे बढ़ें जी। अच्छा, नेक्स्ट ड्राइंग्स डेबिट। ड्राइंग्स तो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम नहीं है, ये तो कैपिटल से नेट होता है बैलेंस शीट में। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 30 से और परचेजेस क्रेडिट 30 से। ये असल में वो कहानी आई थिंक, वो जो हमारा स्टॉक 180 का जल गया था और इंश्योरेंस वालों ने उसमें से 150 दे दिया था, तो हमने कहा था 30 का, तो हमें फिर नुकसान हो गया। ठीक है, अब ये दोनों चीजें प्रॉफिट एंड लॉस को हिट कर रही हैं। पहले 30 का लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, एक लॉस हुआ है, लॉस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है। एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है, ये 2 है, तो एडजस्टमेंट 2 का पहला इंपैक्ट क्या पड़ा, लॉस ऑफ इन्वेंट्री लिख दो, या अब नॉर्मल लॉस, या कुछ भी ना लिखो, एडजस्टमेंट 2 लिख दो सिर्फ, कोई मसला नहीं। लेकिन इस 30 से लॉस रिकॉर्ड हुआ है ना, प्रॉफिट ने क्या होना है, कम होना है, 30 माइनस, ये सही लिखना था बस, 30 और माइनस। ठीक हो गया। नेक्स्ट, परचेजेस इज एन एक्सपेंस। परचेज क्या है, एक एक्सपेंस ही है, बचपन से सिखाया हुआ है। ठीक है, तो परचेजेस क्या हो रही हैं, क्रेडिट यानी कम, एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 में आपने पॉजिटिव 180 लिख दिया। ठीक है, अब इस पर बेशक आप लॉस ऑफ इन्वेंट्री लिखना है तो ठीक है, और सही है, बस इंपैक्ट लेते जाओ। डीप डाउन जाकर सोचोगे तो आपको ये समझ नहीं आ रही, इन्वेंट्री जली और प्रॉफिट बढ़ गया, वो नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड हो जाता है ना, कॉस्ट ऑफ सेल में से हम निकाल लेते हैं। छोड़ो इस बात को, आप बस आप इंपैक्ट देखते जाओ और चलते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट, सस्पेंस एक क्रिएट हो गया था, वो डेबिट होके खत्म हो गया, लेकिन जब सही वाला इंपैक्ट लिया तो वो किसको चला गया, सही वाला इंपैक्ट तो डेप्रिसिएशन को चला गया। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 540 से क्या हो रहा है, क्रेडिट, एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, मतलब एक्सपेंस कम हो रहा है, तो एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को बढ़ा देगा। एडजस्टमेंट नंबर बताएंगे मुझे, 3 है, तरतीब से ही चल रही थी सवाल कल, तरतीब से। अच्छा चलो जी, कितना, 540 से एक्सपेंस कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ गया। यहां पे आप लिख दो, लिखना चाहो तो डेप्रिसिएशन रिवर्स्ड, रिवर्स ही की है ना, गलती से डेबिट कर दी थी जो रिवर्स कर दी। कुछ भी ना लिखो, सबसे अच्छा है, कुछ भी ना लिखो। उसने क्या कहा है, लिखो अंग्रेजी, उसने कहा इंपैक्ट बता दो नेट में। ये तो एक ब्रैकेट डाल के भी प्लस माइनस कर सकते थे हम, और एक फिगर लिख के दे सकते थे उसको। ठीक है, नेक्स्ट, परचेजेस डेबिट। अच्छा, ये वो है जो स्टॉक आ गया था लेकिन हमने परचेज उसकी रिकॉर्ड नहीं की थी, है ना, तो परचेज रिकॉर्ड कर ली, परचेज बढ़ गई, परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाता है, तो 350 नेगेटिव लिख लो। ठीक है, यहां पे एडजस्टमेंट नंबर 4 लिखकर परचेज रिकॉर्डेड लिख लो, कुछ भी ना लिखो तब भी खैर है, 350 और उसका माइनस लिखना ये जरूरी है। और लास्ट है जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गई। ये एंट्री समझ आ गई थी कल, ये एंट्री समझ आ गई थी, मैंने कहा था बड़ी जिंदगी आसान कर लो। जब भी पीरियोडिक सिस्टम हो और स्टॉक की एडजस्टमेंट आ जाए, ओरिजिनल और रॉन्ग करने की जरूरत ही नहीं है। रेक्टिफाइंग एंट्री में देखो, स्टॉक गलती में बढ़ा हुआ है या गलती में कम हुआ है। अगर स्टॉक गलती से बढ़ गया है तो सही करने के लिए क्या करोगे, कम। अब स्टॉक क्या है, आसान ना इसको सोचना इस तरह, स्टॉक क्या है, एसेट, एसेट को कम करना है तो क्रेडिट, आंखें बंद करके दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट। यानी कि स्टॉक कम होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, स्टॉक क्रेडिट तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। और अगर आपने करेक्शन करते हुए स्टॉक को बढ़ाया है तो स्टॉक एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट, दूसरा इंपैक्ट आंखें बंद करके कॉस्ट ऑफ सेल को क्रेडिट करो। हम कह क्या रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाती है। इसको प्रूव एक बार कर लेते हैं, जिंदगी में आइंदा कभी नहीं सोचना फिर। ठीक है, एक एग्जांपल है। ठीक है, इसमें 2 रुपए ओपनिंग स्टॉक है, 50 परचेज है, 5 क्लोजिंग स्टॉक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ रही है, 47। अब 2 और 50 वैसे ही रखो, और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है, बढ़ाना है, बढ़ा लो, बढ़ा के कर लो 9। कितना आता है कॉस्ट ऑफ सेल, है देख लो, 43, 39 जी। अब देखो क्या हुआ है भाई, हमने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाया तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई,
इनका इनवर्स रिलेशन है। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ना माइनस होने वाली फिगर है कॉस्ट ऑफ सेल में, तो माइनस होने वाली फिगर जितनी बढ़ती जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल उतनी। अब मैं यही तो कह रहा था, इनवर्स रिलेशन है। मैंने कहा ये सब मत सोचो, पर्चे में इतना कौन सोचे, पर्चे में सिर्फ ये देखो करेक्शन करनी है, स्टॉक गलती से बढ़ गया है, करेक्शन करने के लिए क्या करना है? कम। तो क्लोजिंग स्टॉक को कम करोगे तो कॉस्ट ऑफ, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट तो कॉस्ट ऑफ सेल आंखें बंद करके डेबिट। अब एंट्री क्या बनी? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, स्टॉक कम हुआ, मतलब स्टॉक को अगर कम करें, अब इधर से सोच लो, 9 से स्टॉक 5 पे करो तो कॉस्ट ऑफ सेल 43 से 47 पे हो जाए। यानी क्लोजिंग स्टॉक कम करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़, यही तो बोल रहा हूं अभी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट। अच्छा जी, आपने गलती सही करनी थी और गलती से स्टॉक जो है वो कम पड़ा है, आपने स्टॉक को बढ़ाना है, तो स्टॉक को कर दो डेबिट, आंखें बंद करके कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं? स्टॉक बढ़ा है, कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई है, प्रूव कर लो। स्टॉक बढ़े तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाती है। लेकिन इतनी लंबी सोचे नहीं सोचनी, बस इतना ही याद रखना है, जैसे आपको बताया, अगर पीरियोडिक सिस्टम हो और क्लोजिंग स्टॉक में गलती हो गई है तो सुकून से ये देखो गलती को सही करते हुए क्या करना है, स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा या कम। भाई गलती में यही हो सकता है ना, स्टॉक ज्यादा रिकॉर्ड हो गया तो कम करना पड़ेगा, स्टॉक कम रिकॉर्ड हुआ है तो बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर स्टॉक को बढ़ाना है तो डेबिट स्टॉक, दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल। अगर स्टॉक को कम करना है तो क्रेडिट स्टॉक, दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। ठीक है, सही है। वैसे कल तो मैंने यहां पे अज्यूम करके फिगर भी लिखी थी, फायदा कोई नहीं है, अजम्पशन लो, ये होना चाहिए था, ये हुआ, अल्टीमेटली पहुंचना तो यहीं पे ही है। ठीक है, और सही है। कोई बच्चा ऐसा भी है जिसने कल का लेक्चर नहीं लिया हुआ? क्यों 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 है? अगर वो पता नहीं था, क्या मतलब पता नहीं था? तुम कल क्लास लेने आए थे, तुम्हें क्लास में नहीं बताया, क्लास नहीं हुई तो क्या कहा उन्होंने? ऐसे ना कर, ऐसे नहीं कर, ऐसे नहीं। सारों को अनाउंस करवाया क्लास में, बच्चे ने आके अनाउंस किया। ये कोई लॉजिक नहीं है आपकी कि पता नहीं, कैसे नहीं पता? क्लास के अंदर पॉज करें ना जरा, पॉज करें ना जरा। जी नहीं, अच्छा जी, अच्छा जी, माजरत, मैं थोड़ा सा ऑनलाइन वालों इनको थोड़ा सा बेइज्जत कर रहा था तो मैंने थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जी। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल, ये कल वाला लेक्चर जिन बच्चों ने अभी 4-5 नहीं लिया ना, वो लेंगे तो ये ओरिजिनल रॉन्ग से रेक्टिफाइंग हमने बनाई हुई है। इंशाल्लाह ये सवाल उनका भी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, हर सवाल हम इसी तरह से पूरा करेंगे, लेकिन आज मैंने स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी की बुनियाद डाल दी। ठीक है, आज टाइमथी वाला सवाल डाल के अप्रोच पे कि ऐसे करना है, आदि को एडजस्टमेंट डिस्कस की और आदि मैंने कहा ये होना है, ये होना है, करके आना, कल उससे पूरा करेंगे। अब रोजाना हम आधा घंटा करेक्शन किया करेंगे और बाकी का कोई पौना घंटा 50 मिनट हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। वैसे 3 दिन में होता है स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, तो 4-5 में कर लें हम। मेरा दिल ये है कि थोड़ा सा उसको भी फैला दें, क्योंकि वो वैसे तो 2-3 दिन में हो जाता है, तो करेक्शन साथ चलेगा तो जरा थोड़ा सा वो भी लंबा हो जाएगा, करेक्शन भी लंबा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो सवाल करने हैं उसमें हर एडजस्टमेंट इंशाल्लाह डिस्कस होगी, चाहे आखिरी दिन तक भी एक एक एडजस्टमेंट करते रहें, एक एक एडजस्टमेंट आखिरी दिन तक करते रहेंगे। जो सवाल आपको देने हैं और इंपॉर्टेंट सवाल हैं, उन सब की सब एडजस्टमेंट्स को हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जी। लास्ट रह गया था कॉस्ट ऑफ सेल 500 से बढ़ गई। कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट ने कम होना है। तो एडजस्टमेंट नंबर 5, कॉस्ट ऑफ सेल्स या स्टॉक जो भी लिख लो। अब क्या किया था वैसे हमने? स्टॉक को, ये किसी का स्टॉक हमने रिकॉर्ड किया हुआ था ना, ठीक है, तो ओवरस्टेटेड स्टॉक, ओवरस्टेटेड स्टॉक वाली एडजस्टमेंट है। ओवरस्टेटेड स्टॉक लिख लो, उसको सही किया है, या स्टॉक को कम किया लिख लो, स्टॉक ओवरस्टेटेड स्टॉक डिक्रीज्ड कर दो, या कॉस्ट ऑफ सेल, कुछ भी अंग्रेजी लिख दो, कुछ भी ना लिखो, सिर्फ एडजस्टमेंट 5 लिख दो, पर 500 माइनस लिखना, बस ये याद रखना जी। नेट में आंसर क्या आता है? 134। पॉजिटिव या नेगेटिव? अब जान चुरानी है तो लिख दो यहां पे नेट इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, और अगर थोड़ा सा सोच कर लिखना है तो यहां पर लिख दो नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट। ठीक है, जान छुड़ाने का तरीका क्या है? नेट इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट। और थोड़ा सा सोच के लिखना है तो क्या लिखोगे? नेट में इंक्रीज आया है ना, कुछ चीजें बढ़ा रही हैं, कुछ कम कर रही हैं, बढ़ता रहा, कम होता रहा प्रॉफिट, नेट में प्रॉफिट पे ही इंपैक्ट आना है, तो नेट इंक्रीज लिख दो या नेट इंपैक्ट लिख दो। ओके जी, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट लेना सीखना चाहिए आपको। आसान है, मुश्किल नहीं है, करेक्शन हो जाए तो फिर क्या रह जाता है।